हेलो गाइस, वेलकम टू सोन कंपटीशन क्लासेस। मैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास है वो लेके आई हूँ। इसमें हमारा जो टॉपिक है भारतीय संविधान, उससे संबंधित ही आगे के क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए गाइस, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन है? यानी कि संविधान सभा की जो संघ समिति है उसका अध्यक्ष कौन है? इसमें हमारे ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या डी है अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर है संघ समिति के। इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति के जो समिति के जो अध्यक्ष है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। और जेपी कृपलानी का पूरा नाम क्या है? जीवनराम भगवनदास कृपलानी, ठीक है। जीवनराम भगवनदास कृपलानी झंडा समिति के अध्यक्ष है। यदि आपसे पूछे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है तो इसका आंसर होगा जेपी कृपलानी। और भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष किया गया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर को कोई समिति नहीं दी गई है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है, क्यों माना जाता है? भारत को गणराज्य यानी गणतंत्रीय जो देश है वो क्यों माना जाता है? उसमें राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। क्या उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी? सी है उसका संविधान लिखित है। डी है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो इसमें हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन के अनुसार क्या होगा? इस क्वेश्चन के अनुसार है राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। ये तीन भी सही है। ये जो हमारा संविधान है उसे भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है। दूसरा है उसका अपना लिखित संविधान है, ये भी सही है। भारत का जो संविधान है वो लिखित निर्मित है। लिखित यानी कि संहिताबद्ध संविधान है, इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है। डी है उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। जो भारतीय सरकार है वो संसदात्मक प्रणाली पर आधारित है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार यदि इसमें पूछा गया कि गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना गया है तो इसका आंसर होगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। यानी कि जो राजनीतिक अधिकारी है उनका चुनाव कैसे होता है? जनता के द्वारा होता है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है या अप्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी हो सकता है। प्रत्यक्ष रूप से यानी कि जनता उन्हें स्वयं के द्वारा चुनती है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं तो सरपंच, ठीक है। सरपंच को जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करती है इसका, यानी जनता स्वयं द्वारा चुनती है। और परोक्ष का, यदि परोक्ष देखें तो परोक्ष का क्या है? परोक्ष में है जनता द्वारा, जिसे जनता निर्वाचित करती है उनके द्वारा जिसको निर्वाचित या चुना जाता है वो क्या होता है? परोक्ष। एग्जाम्पल है इसका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करती है, यह है अप्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? यानी कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो किस देश से ली गई है, ठीक है। तो इसमें हमारे ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जर्मनी के विमर संविधान से या अमेरिका के संविधान से। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर है जर्मनी के विमर संविधान से ली गई है, ठीक है। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो कितनी हैं? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 3 हैं। 3 कौन कौन सी है? अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को आपातकाल समय जो शक्तियां दी गई है, आपातकाल के समय लागू करने के लिए जो शक्तियां दी गई है वो कौन सी है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ठीक है। ये तीनों अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 ये राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 352 के अंदर है बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह होने पर अनुच्छेद 352 लगाया जाता है, ठीक है। और संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में क्या लगाया जाता है? अनुच्छेद 356 लगाया जाता है। और
वित्तीय संकट की स्थिति में, जब देश में वित्तीय संकट उत्पन्न होता है तो उस समय आपातकाल 360 लगाया जाता है। ठीक है, और ये तीनों जो शक्तियां हैं वो संविधान के भाग 18 में दी गई है। किसमें? संविधान के भाग 18 में। ये जो तीनों शक्तियां हैं वो संविधान के भाग 18 में दी गई है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के किस भाग में दी गई है तो वो क्या होगा? आपका आंसर है भाग 18। और आप ये संविधान की आपातकालीन शक्तियां है 352, 356 और 360। ठीक है, आपका राइट आंसर ये हो गया। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन शक्तियां ली गई है। यदि पूछे कि जो 360 की वित्तीय स्थिति की शक्तियां हैं, जो वित्तीय स्थिति है वो कहाँ से ली गई है? वित्तीय स्थिति अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, जो 360 की वित्तीय स्थिति है वो कहाँ से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है गाइज, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्या है? भारतीय नियंत्रण व महालेखा परीक्षक किसकी देन है? भारतीय नियंत्रण व महालेखा परीक्षक किस देश की देन है? तो वो हमारे ऑप्शन है कनाडा की देन है, ब्रिटेन की है, अमेरिका की है या जापान की देन है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? नियंत्रण में महालेखा परीक्षक किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। इसमें हमारा राइट आंसर है ब्रिटेन की। ठीक है गाइज, मैं आपको बताऊं कि ब्रिटेन से और क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन से राष्ट्रपति के जो समाधान की शक्ति है, राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, और एक जो संवैधानिक उपचारों की जो स्थिति है, संवैधानिक उपचारों की स्थिति भी कहां से ली गई है? संवैधानिक उपचारों की स्थिति संवैधानिक उपचारों देखिए, नियंत्रण महालेखा परीक्षक किसकी देन है? ब्रिटेन की देन है। ठीक है, और ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? राष्ट्रपति के जो समाधान की स्थिति जो शक्ति है, समाधान की शक्ति भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ब्रिटेन से संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहां से लिया गया है? जो संवैधानिक उपचारों की स्थिति है वो भी कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति वो क्या है? राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है राष्ट्रपति को जिस व्यक्ति को यदि किसी फांसी की सजा दी जाए या फिर जो उसने दंड किया है या उससे बढ़कर कोई ये सजा दी जाए तो उसमें या तो राष्ट्रपति उसे क्षमा कर सकता है या फिर उसकी सजा को कम कर सकता है या फिर जो फांसी की सजा दी जाए उसे कम भी की जा सकती है। ठीक है, ये राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा से किया गया है? तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? ये हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से या स्विट्जरलैंड से। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है वो किस देश से लिया गया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? देखिए ऑस्ट्रेलिया से जो संसद के दोनों सदन है ना, संसद के दोनों सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा। यदि आपसे कोई पूछे कि संसद के दोनों सदनों के नाम तो वो कौन से हैं? लोकसभा व राज्यसभा। जो संसद के दोनों सदन है लोकसभा व राज्यसभा, उनकी संयुक्त बैठक की जो स्थिति है वो कहाँ से ली गई है? संयुक्त बैठक की जो स्थिति है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, संसद के लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की स्थिति, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की स्थिति कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और क्या लिया गया ऑस्ट्रेलिया से? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना में जो भाषा उपयुक्त की गई है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है,
संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी कहाँ से किया गया है, कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। किसकी प्रेरणा पे किया गया है, ऑस्ट्रेलिया की प्रेरणा पे। और संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा व राज्यसभा, उनकी जो संयुक्त बैठक की स्थिति है, यानी संयुक्त बैठकें होती है, उनकी जो स्थिति है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे जो ये क्वेश्चंस है वो आपको पसंद आ रहे होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप हमारी वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया था। जो न्यायिक पुनरावलोकन का विचार है वो किस देश से ग्रहण किया गया था, उसका ये जो ऑप्शन है वो है ब्रिटेन से, फ्रांस से, अमेरिका से या जापान से। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया गया था, अमेरिका से। ठीक है, जो न्यायिक पुनरावलोकन का विचार है उसे अमेरिका से ग्रहण किया गया था। ठीक है, अमेरिका से। और क्या, अमेरिका से मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि मूल अधिकार भी हमारे अमेरिका से ही ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार वो भी कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, अमेरिका से ही ग्रहण किए गए हैं। ठीक है गाइज, आपको न्यायिक पुनरावलोकन शब्द को देखकर कुछ तो अंदाजा लग ही रहा होगा। देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन किससे संबंधित है, इसके शब्द में इसका आंसर हो मतलब छुपा है। तो ये क्या है, न्यायिक, यानी कि ये न्याय से संबंधित है। न्यायिक पुनरावलोकन किससे संबंधित है, न्याय से संबंधित है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का शाब्दिक अर्थ क्या है, न्यायिक पुनरावलोकन का शाब्दिक अर्थ है कि इसमें कानून का समालोचन किया जाता है। ठीक है, जो कानून बनाए जाते हैं उनका समालोचन कहाँ पे होता है, न्यायिक पुनरावलोकन से। और न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की ही शक्ति है। ठीक है, न्याय कहाँ पे होता है, न्यायालय में होता है। तो ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, कार्यपालिका व विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, कार्यपालिका व विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं ना, उनकी जांच की जाती है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की एक ऐसी शक्ति है जिसमें कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनकी जांच की जाती है। यदि वो कानून संविधान के विपरीत हो, ठीक है, संविधान के अनुकूल ना हो, तो इन्हें असंवैधानिक घोषित किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, ये हमारे ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा या सी राजगोपालाचारी के द्वारा। ठीक है, इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, एक सच्चिदानंद क्या है, अस्थायी अध्यक्ष भी है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान का अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा। आपका राइट आंसर क्या होगा, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष भी है। और जब संविधान का उद्घाटन किया गया था उस समय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम किसने प्रस्तावित किया था, सच्चिदानंद सिन्हा का नाम किसने प्रस्तावित किया था, JB कृपलानी ने। सच्चिदानंद सिन्हा का नाम किसने प्रस्तावित किया था, JB कृपलानी ने। JB कृपलानी ने किया था। ठीक है, JB कृपलानी का नाम मैंने आपको पहले बताया था कि JB कृपलानी का पूरा नाम क्या है, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी का पूरा नाम क्या है, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, ठीक है। ये है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? क्या पूछा गया है? 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये हमारे ऑप्शन है। पहला है महात्मा गांधी ने, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने, चौथा है वल्लभ भाई पटेल ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी, ठीक है। वयस्क मताधिकार, जब संविधान का उद्घाटन किया गया था उस समय वयस्क मताधिकार के लिए आयु कितनी थी? 21 वर्ष। 21 वर्ष वयस्क मताधिकार की आयु थी जब संविधान का गठन किया गया था, ठीक है। और वर्तमान में कितनी है? गठन के समय संविधान के गठन के समय वयस्क मताधिकार की आयु कितनी थी? वयस्क मताधिकार की आयु कितनी थी? 21 वर्ष। वर्तमान में कितनी है? 18 वर्ष। वर्तमान में आयु है 18 वर्ष। 18 वर्ष। और ये 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वें संविधान। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर वयस्क मताधिकार की आयु क्या कर दी गई थी? 18 वर्ष की गई थी, ठीक है। वयस्क मताधिकार की जब गठन किया गया था उस समय 21 वर्ष थी आयु, किंतु वर्तमान में 18 वर्ष है। और 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? यानी कि हमारा क्या क्वेश्चन पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, भीमराव अंबेडकर को या के.एम. मुंशी को। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में जब दूसरी बैठक हुई थी उसमें स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। दूसरी बैठक, आपका इसमें एक आंसर और भी निकलता है कि दूसरी बैठक कब है? 11 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। देखिए, और अस्थायी अध्यक्ष कौन है? ये तो स्थायी अध्यक्ष हो गए। अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाए तो अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। मैंने आपको पहले के आंसर में भी बताया था कि अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और उपाध्यक्ष, जो संविधान सभा का उपाध्यक्ष है वो कौन है? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी। यदि उपाध्यक्ष पूछा जाए तो एच.सी. मुखर्जी, ठीक है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा और उपाध्यक्ष है एच.सी. मुखर्जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10। इसमें संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न किए गए थे? इसमें है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न किए गए थे? ये हमारी ऑप्शन है 1945 में, 1946 में, 1947 में या 1948 में। इसमें हमारा राइट आंसर है 1946 में, ठीक है। 1946 में संविधान सभा का चुनाव संपन्न हुआ था जब
2 सितंबर 1946 में 2 सितंबर 1946 में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, अंतरिम सरकार का चुनाव किया गया था, उस समय मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, जब 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन या चुनाव किया गया था, उस समय मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई थी, किंतु 26 अक्टूबर 1946 को 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग के कितने सदस्यों को शामिल किया गया था? 5 सदस्यों को। मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को शामिल किया गया था। 26 अक्टूबर 1946 को जब पुनर्गठन किया गया अंतरिम सरकार का, उस समय मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना पूछी जाए तो उसकी स्थापना हुई थी 1906 में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सलीमुल्लाह खां थे। सलीमुल्लाह खां। ठीक है, और मुस्लिम लीग किसके जोर पर, मतलब इसका गठन किसके जोर पर किया गया था? इसके लिए सुझाव या फिर प्रस्ताव किसने रखा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का प्रस्ताव रखा था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी और इसके अध्यक्ष थे सलीमुल्लाह खां। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां। यह है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं? कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां हैं कि समय जब संविधान सभा को अंतिम रूप से पारित किया गया था? ये तो आपको पता है कि संविधान सभा को कब पारित किया गया था? संविधान सभा को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ठीक है, उस समय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 375 अनुच्छेद व 7 अनुसूचियां, ऑप्शन बी है 387 अनुच्छेद व 7 अनुसूचियां, ऑप्शन सी है 395 अनुच्छेद या 8 अनुसूचियां था, डी है अनुच्छेद 395 अनुच्छेद या 10 अनुसूचियां। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी जब संविधान पारित किया गया था। ठीक है, वर्तमान में कितने अनुच्छेद व कितने अनुसूचियां हैं? संविधान में संशोधन करके 9वीं 10वीं 11वीं व 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। ठीक है, संशोधन करके संविधान में वर्तमान में क्या है? 395 अनुच्छेद है, 22 भाग, 12 अनुसूचियां व 5 परिशिष्ट है। 5 परिशिष्ट दिए गए हैं। ठीक है, देखिए एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि जब संविधान द्वारा अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था, उस समय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। और संविधान में संशोधन करके 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूचियां जोड़ी गई थी। ठीक है, वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची व 5 परिशिष्ट है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह एक निर्वाचन संसद का उपबंध है, विपक्ष मताधिकार का उपबंध है, अधिकारों का विधेयक समाविष्ट करता है, या कोई वंशागत तत्व नहीं है। इसमें ये गणतंत्र क्या है? इसमें कोई वंशागत तत्व नहीं है, यानी कि जो राजनीतिक अधिकारी है वो वंश के अनुसार नहीं चलते। जैसे कि पहले राजा महाराजाओं में होता था कि यदि किसी राजा के देहांत होने पर उसके पुत्र को शासक
शासक बना दिया जाता था, ठीक है। किंतु अब इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वंशागत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, जनता के द्वारा चुनाव किया जाता है, चुनाव प्रणाली के द्वारा शासक को चुना जाता है, ठीक है। इसलिए गणतंत्रीय नहीं है। भारत एक गणतंत्रीय राज्य है क्योंकि इसमें वंशागत तत्व नहीं है, ठीक है। इसमें जनता के द्वारा अधिकारी को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक है। कैसे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, ठीक ठीक बात। देखिए आगे का क्वेश्चन, आगे क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से आरंभ किया था। दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तीसरा है, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1945 को अंगीकृत किया गया था। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसमें हमारा राइट आंसर है संविधान सभा ने अपना कार्य करना दिसंबर 1946 से आरंभ किया था। यह हमारा राइट है, ठीक है। केवल एक ही हमारा राइट होगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू संविधान के अध्यक्ष नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्थान पर क्या है, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। तीसरा है, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान 26 नवंबर 1945 को नहीं किया गया था। इसका क्या है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में हुई थी। ये हमारे जो पहला का वीडियो है उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, ठीक है। यह आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और ये है हमारा आगे का क्वेश्चन, इसका भी आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी। इसका भी आंसर यदि आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।